नमस्कार, मैं सुजाता सैनी और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने निर्देश दिए हैं कि 27 तारीख तक जितने भी पाकिस्तानी भारत में हैं, उनको बाहर किया जाए। 27 के बाद उनको अगर वो भारत में मिलते हैं तो उसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो उनका जो वीजा है उसको एक तरीके से कह सकते हैं रद्द कर दिया गया है। 27 के अंदर-अंदर उनको देश छोड़ करके जाना होगा। अब ये जो निर्णय लिया गया है इसमें 27 तारीख के बाद आप ये समझिए कुछ बड़ा जरूर होगा, क्योंकि 27 तक तो सरकार तैयारियां ही कर रही है और इनको भेजा जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द भारत वापस आए। तो इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी और उन्होंने निर्देश दिए थे कि 27 अप्रैल की समय सीमा के बाद कोई भी पाकिस्तानी भारत में नहीं रुकना चाहिए। सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और साथ ही उन्हें समय सीमा के भीतर देश छोड़ने को कह दें। और यदि कोई तय समय के बाद भी भारत में पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। राज्यों को यह भी कहा गया है कि वे इस प्रक्रिया की निगरानी रखें और रिपोर्ट केंद्र को भेजें। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को दिल्ली में अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की और स्थिति के विषय में उन्होंने चर्चा की। तो ये तो हो गए कि सबसे पहले जो नागरिक वहां के हैं वो वहां जाए, जो यहाँ के हैं वो यहाँ जाए। और रात भर गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी रात भर भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी होती रही। सबसे पहले जो गोलीबारी की शुरुआत की है वो पाकिस्तान ने की है, सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी इस पर गोलीबारी की है। लेकिन इसके साथ ही हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो घटना हुई है इससे जो पाकिस्तान के जो हिंदू हैं जो भारत में आए हुए हैं उन पर एक संकट आ गया है। दरअसल पाकिस्तानी हिंदुओं का जो दर्द है वो हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को तो देश छोड़ने का आदेश हो गया है, लेकिन भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर ही देश छोड़ने को कहा है। और इस आदेश से राजस्थान के जैसलमेर जैसे क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में भय और अनिश्चितता का माहौल बन गया है। ऐसी स्थिति हरियाणा में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी है, दिल्ली में जो रह रहे हैं हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। तो दीर्घकालीन वीजा होता है एलटीवी धारकों के लिए। हालांकि सरकार ने राहत की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, हिंदू सिख के गैर मुस्लिम जो शरणार्थी हैं वो भारत में यदि आए हैं तो उन पर ये लागू नहीं होगा। जो कि 27 तारीख तक देश छोड़ने वाली बात है, उन पर ये लागू नहीं होगा। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जो लॉन्ग टर्म में जो वीजा होता है एलटीवी वो इनको दिया ही नहीं गया है। तो जब इनको लॉन्ग टर्म का वीजा दिया ही नहीं गया है तो ये लंबे समय से ये भारत में किस प्रकार से अपना ये रह पाएंगे। अब बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने वैसे स्पष्ट किया है कि जिन शरणार्थियों के पास दीर्घकालीन वीजा है उन्हें भारत में रहने की अनुमति है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि पिछले 2 वर्षों से राजस्थान में किसी भी पाकिस्तानी शरणार्थी यानी कि जो हिंदू हैं पाकिस्तानी उन्हें एलटीवी जारी ही नहीं किया गया है। तो जब इनको जारी नहीं किया गया है तो रहेंगे कैसे? वैसे तो आपने सामने से मीडिया के सामने और सरकार ने कह दिया, लेकिन जब इनके पास लॉन्ग टर्म वीजा है ही नहीं, हिंदुओं के पास ही कैसे रहेंगे? अब शॉर्ट टर्म वीजा धारकों की स्थिति ये है कि जैसलमेर में लगभग 1200 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे हैं और इनमें से कई हाल ही में भारत आए हैं और अब उन्हें वापस पाकिस्तान भेजे जाने का डर सता रहा है। ये इन शरणार्थियों का कहना है। उन्होंने कहा कि जो शरणार्थी है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए वो भारत आए थे और अब उन्हें वापस भेजना उनके लिए खतरा बन रहा है। और जो शरणार्थी है उन्होंने अपील की है जैसलमेर की एकलव्य भील बस्ती में ये लोग रह रहे हैं और इन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि उन्हें वापस पाकिस्तान ना भेजा जाए। उनका कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में शरण ली थी और उन्हें वापस भेजना उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। आपको हम हरियाणा की एक बस्ती में
की घटना हम आपको बताते हैं। एक इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर एक छोटी सी बस्ती में हिंदू शरणार्थी परिवार रह रहे हैं। उनके एक सदस्य की हत्या हो गई और उसका इल्जाम उन्हीं में से किसी लोगों पर लगा दिया गया। तो एक तरफ तो उनके एक सदस्य की हत्या हो गई है, दूसरा उन्हीं के ऊपर वो इल्जाम भी लग गया है और उन पर कार्रवाई हो रही है। और उसमें क्या है कि अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि हत्या किसने की, लेकिन जो जेल में जिसको डाला गया है वो व्यक्ति का उसके परिजनों का कहना है कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है। तो इस तरह की स्थिति है, बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। कुछ पाकिस्तानी हिंदू अपना सामान बांध रहे हैं और जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमें जाना ही पड़ेगा। अब सोचिए कि ये जो लड़ाई है ये भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये असल में एक मजहबी लड़ाई बन गई है, हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई ये बन गई है, क्योंकि उन्होंने लोगों के धर्म देख करके उनको मारा और जिन्होंने अपना धर्म मुस्लिम बताया उनका खतना चेक किया। तो जब जिस समय उन लाशों को वहां से उठाया जा रहा था तो कई लाशों की जो स्थिति थी उससे पता चलता था कि इनके कपड़े उतारे गए और उनको उसी स्थिति में लाद करके उनको एम्बुलेंस में डाल करके सुरक्षा कर्मी वहां से ले गए। तो ये सब चीजें छुपाई जा रही हैं। और इसके साथ ही आपको मैं जानकारी देना चाहूंगी कि कल जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी गुजरात के हिंदू की जिनकी हत्या वहां पर हुई है, और उनको आपको जाना है क्या सर? जाओ जाओ। कल हमने जो आपको जानकारी दी थी गुजरात के हिंदू परिवार की, जहां पर एक जो परिवार है हिंदू फैमिली, उनको वो घूमने गए थे और इनकी हत्या हो गई वहां पर। तो आपको उसी से संबंधित मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। दरअसल हमारे दर्शक हैं, उन्होंने ये जानकारी हमें दी है। उन्होंने बताया है कि गुजरात के अंदर जो CR पाटिल है, जो मंत्री हैं, ये जल शक्ति मंत्री हैं, वो सिर्फ मंत्री ही नहीं गुजरात भाजपा के अध्यक्ष भी हैं। गुजरात के एक मशहूर सरकारी संत मुरारी बापू रामकथा टूरिज्म के बहाने गुजरात से भारी संख्या में लोगों को पहलगाम में ले करके गए थे, ये इनका कहना है। वहां दिन में घूमना और रात्रि को राम कथा का आयोजन किया गया था। इस बहाने गुजरात में यह प्रचार किया जाता है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। इसी ग्रुप में शामिल लोगों में से 3 की मृत्यु हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा ग्रुप मोरारजी बापू लेकर के गए थे राम कथा कहलवाने सुनवाने के लिए, कहां पे? कश्मीर में। आप सोचिए गुजरातियों को कश्मीर में इसलिए ले जाया जा रहा है ताकि कश्मीर के बारे में बताया जाए यहाँ सब सामान्य है। जो बैंक में कर्मचारी भी है, इनका नाम है एकता तिवारी, इन्होंने जब सुरक्षा बलों से नीचे जाकर के पूछा कि भाई आप वहां पर तैनात, वहां पर इस तरीके की घटना हुई है, मतलब इन्होंने अपनी आप बीती बताई, जो टट्टू वाला इन्हें कह रहा था, बंदूकों की बात कर रहा था, ये सब बताया। उसके बाद जो गुजराती जो महिला है, उन्होंने भी जब नीचे जाकर के जब सुरक्षा बल आए उनसे बात की, उनसे पूछा कि यहाँ पर कोई मेडिकल कैंप नहीं है, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, तो क्यों नहीं है जबकि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, टूरिस्ट को लाया जा रहा है। तो सुरक्षा बलों का कहना है, वहां से हमें भी जानकारी मिली है कि वो जो जगह है जहां पर पहलगाम में ये हमला हुआ है वो जगह बंद रहती है और उस जगह पर इसी वजह से कोई सुरक्षा कर्मी या पुलिस वाला कोई वहां नहीं था, मेडिकल कैंप भी इसी वजह से नहीं था। और उस जगह पर वो जगह खुलती है जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। इसके साथ ही जो सिंधु जल संधि है उस पर सरकार ने कहा है कि 3 चरणों में ये लागू होगा कि जल संधि पर जो हम फैसला लेंगे उसको किस प्रकार से उस पर कार्यवाही करनी है, ये सरकार का कहना है। लेकिन जो जल संधि है जिस पर सरकार कह रही है कि हम इसको पाकिस्तान को एक एक बूंद के लिए तरसाएंगे, उसमें समस्या ये है कि सरकार के जो दावे हैं वो झूठे प्रतीत हो रहे हैं। मतलब ये है कि पानी रोकने के लिए, सिंधु नदी, झेलम और रावी नदियों का पानी रोकने के लिए सरकार के पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि नदियों का पानी रोका जाए। और इस पर शंकराचार्य जी इस पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी का भी बयान आया है कि जब सरकार के पास किसी प्रकार का ऐसा
कोई वो है ही नहीं, व्यवस्था है ही नहीं, तो वो किस प्रकार से इन नदियों के जल रोकेंगे। और अगर ऐसी व्यवस्था बनानी हो कि चलो बनाते हैं, तो बनाने में लगभग 20 साल लग जाएंगे, मतलब लंबा समय लगेगा, क्योंकि इन नदियों के पानी को रोकना आसान नहीं है। तो ऐसे में ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ये जो जल संधि की बात हो रही है कि इस पर काम हम करेंगे और पानी रोकेंगे, एक एक बूंद के लिए तरसाएंगे, तो वो होगा कैसे। लेकिन फिर भी मैं आपको सरकार का क्या कहना है, क्या इस पर कार्य किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, गृह मंत्रालय की तरफ से अमित शाह ने क्या कहा है, उसके बारे में आपको फिर भी जानकारी दे देती हूँ। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, ये वही हैं गुजरात वाले, इन्होंने कहा है कि सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद भारत यह सुनिश्चित करेगा कि एक एक बूंद पानी भी पाकिस्तान न जाने पाए। यानी कि इन्होंने यहाँ साफ किया कि पहले तो वो जो संधि है उसको हम अब रद्द कर रहे हैं, यानी कि कागजों पर जो बात हुई है, जो एक समझौता हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उसको हम डॉक्यूमेंट लेवल पर उसको अब हम निरस्त कर रहे हैं। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि सुनिश्चित करेंगे कि एक एक बूंद पानी जो है वो पाकिस्तान ना जाने पाए। अब ये प्रैक्टिकली ये ग्राउंड जीरो पर ये काम करने के लिए तो जो वहां पर व्यवस्था बनानी है, उस व्यवस्था को बनाने में समय लगेगा। तो अब एक एक बूंद से पानी पाकिस्तान में ना जाने पाए, ये इनका कहना है। इसके लिए 3 स्तरीय रणनीति पर काम किया जाएगा और इनमें देर नहीं होगी, ये भी इन्होंने कहा। दुस्साहसिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने सिंधु जल संधि को औपचारिक रूप से स्थगित कर दिया है। 1960 में हुई संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली के तहत आने वाली 6 नदियों के जल भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटे गए थे और इस समझौते के तहत लगभग बाहर आ जाने के बाद हालात पर विचार करने के लिए शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ अपने आवास पर महत्वपूर्ण बैठक की, जिस पर हमने आपको बताया भी था कि गृह मंत्री के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक में भारत के फैसले को प्रभावशाली तरीके से लागू करने पर चर्चा हुई, ताकि पाकिस्तान को शुरुआत से ही संदेश दिया जाए कि सिंधु जल संधि को लेकर उनके लिए दरवाजे अब बंद किए जा रहे हैं, ये कहना है। अब इसमें 3 जो बातें इन्होंने कही है, एक तो ये कि जो डॉक्यूमेंट लेवल पे यानी कि जो समझौता हुआ है उसको रद्द किया जाएगा, एक एक बूंद के लिए पाकिस्तान को ना मिलने पाए इस रणनीति पर काम शुरू किया जा रहा है और उसके साथ ही सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों की जो गाद है उसको हटाने का काम प्राथमिकता है। यानी कि भारत की तरफ से इसका रुख जो है उसको ये क्लीन करेंगे, ताकि जो पानी है उसको रोका जाए, उधर से रोका जाए और इधर से शुरू किया जाए। तो इस पर बैठक हुई है और ये सारे के सारे कार्य करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि इसके तहत जो डाटा है, जो डेटा दोनों देशों के बीच में डिस्कस होता है, उसकी साझेदारी बंद कर दी गई है प्रभाव से अभी। और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने के लिए भारत ने पश्चिमी हिस्से की तीनों नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम की गाद हटाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्णय लिया है। इससे पानी को दूसरी दिशा में छोड़ने पर दूसरी दिशा में मोड़ने में इसको राहत मिलेगी। तो ये सब का सब कार्य जो है भारत सरकार अभी कर रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ये इनका कहना है। अब देखना ये है कि जो जानकारी ये दे रहे हैं कि भाई हम इस पानी को रोकेंगे और उसके बाद हम ये जो मतलब ये जल संधि जो रोक रहे हैं इसको हम इस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि वो तो ठीक है कि आप पानी को मोड़ने के लिए भारत की तरफ जो नदियां हैं उनको रास्ता साफ करेंगे, गाद हटाएंगे। अब दूसरा ये है कि ये जो पानी आएगा इसको किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाएगा, इसके भंडारण का क्या होगा, तो उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इसमें बताया जा रहा है कि पश्चिम की नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब पर भारत की जल भंडारण क्षमता बढ़ाए बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। जो हमने आपको बताया है कि अभी इस पानी को स्टोर करने के भारत के पास कोई संसाधन नहीं है इतना पानी स्टोर करने के, और अगर उसको करना है यानी कि वहां पानी आप रोकोगे अगर पाकिस्तान की तरफ, तो वो पानी कहीं तो जाएगा, वो भारत में आएगा, तो उसको स्टोर करने के लिए भारत में उसका कुछ होना तो चाहिए। तो भंडारण पर काम करेगी सरकार, पहले तो ये गाद हटाएगी फिर उसके बाद भंडारण पर काम करेगी, तो क्षमता बढ़ाएगी तब ही ये लागू हो पाएगा, यानी कि
प्रैक्टिकल तौर पर ये जो संधि है, जो हमें लग रहा है कि आज हमने बस गेट बंद कर दिए, जैसा दिखाया जा रहा है ना कि बांध कुछ दिखा दिए हैं न जाने कहाँ के और बोल दे कि ये देखिए गेट बंद हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पानी को मोड़ करके अगर आप भारत में कश्मीर में और उसको पंजाब में इस तरफ मोड़ते हैं तो उसके भंडारण के लिए आपको अलग से नहरें वगैरह और सब बनाना होगा, बांध बनाने होंगे और वो एक दिन का कार्य नहीं है, उसमें समय लगता है। अब इसमें एक और चीज सामने आ रही है कि जो नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत के जल भंडारण क्षमता बढ़ाए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सरकार का कहना है, सरकार ने घोषणा की है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा तब तक हम इस संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित ही रखेंगे और इसको रोका जाएगा। पहलगाम हमले से संबंधित एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। धर्म पूछने वाला जो टट्टू मालिक था वो पकड़ा गया। तो आतंकियों के बारे में पहचान हुई है और उनके घर भी ढा दिए गए हैं, घरों पर को बम से उड़ा दिया गया है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल हुआ ये था कि जम्मू कश्मीर की यात्रा कर लौट रही जौनपुर की रहने वाली महिला एकता तिवारी ने दावा किया था कि उन्होंने अपनी सूझबूझ से अपने अपने परिवार और उनके साथ जो 20 लोगों का काफिला था उनकी जान बचाई, जिसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई, जिसके बारे में हमने कल आपको डिटेल में एक वीडियो दिया था। महिला का दावा था कि उन्होंने जो उनका काफिला था उसमें बीच में ही एक टट्टू वाला और एक दो लोग जुड़ गए और उन्होंने इनसे बातचीत करना आरंभ किया और इनसे इनका धर्म पूछा और इन्हें कुरान पढ़ने के लिए कहा और मजबूर किया। उसके बाद बहाने से उन लोगों ने इनके साथ मारपीट, धक्का मुक्की, गाल गलोचे करना शुरू कर दिया। इस बीच महिला ने अपना फोन निकाल करके उनका वीडियो बनाना शुरू किया और इस प्रकार से एक अभिनय किया कि वो लाइव है और इन लोगों के चेहरे लाइव दिखा रही है। तब जाकर के वो लोग वहां से हटे, इनको परेशान करना बंद किया। इन्हें जो लोग लेकर के जा रहे थे, जो टट्टू वाले जो इनको लेकर के घुमाने जा रहे थे, उन्होंने महिला से कहा आप लोग वापस चले जाइए। तो ये लोग वहां से इस प्रकार से बचकर निकले। नीचे आके इन्होंने अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई, जानकारी इन्होंने दी। बाद में इन्होंने जो हेल्पलाइन है उस पर भी जानकारी दी। अब ये जो टट्टू मालिक है इसकी तस्वीर जारी हुई थी और लोगों ने इसके फोटो ले लिए थे, महिला ने भी इसका फोटो ले लिया था और स्केच भी इसको लेकर के सरकार ने जारी किया था कि उसमें महिला ने इसको पहचान लिया। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। ये जो टट्टू मालिक है इसको लेकर खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में जवानों और आतंकियों में शुक्रवार सुबह हुई मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा आतंकी अल्ताफ लल्ली मारा गया है और मुठभेड़ जिले के अजियास इलाके के कुलनार क्षेत्र में हुई थी। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। इसमें सूत्रों के अनुसार अल्ताफ लंबे समय से आतंकी गतिविधियों में शामिल था और स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को रसद और ठिकाने उपलब्ध करा रहा था। जम्मू कश्मीर की गंदेरबल जिला पुलिस ने एक महिला पर्यटक के धर्म पूछे जाने वाले टट्टू मालिक को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस महिला ने वीडियो शेयर कर टट्टू मालिक का धर्म पूछने वाला आरोप इस पर लगाया था। तो पहलगाम हमले को लेकर अभी धीरे धीरे बहुत सारी बातें अंदर से सामने आ रही हैं। गुरुवार को संसद में हुई सर्वदलीय बैठक में सुरक्षा चूक से जुड़े सवालों पर भी जवाब दिया गया था। यह भी बताया गया कि इस हमले के समय वेस्टर्न घाटी और उस रास्ते में सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी, जो हमने आपको बताया। दूसरी ओर एनआईए के साथ साथ अलग अलग एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। इस बीच पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकी की तस्वीर लेने वाली महिला भी सामने आई थी और उन्होंने उनकी तहरीर पर फिर बाद में एक व्यक्ति को, इसको जो टट्टू वाला था जो धर्म पूछ रहा था, इसको पकड़ लिया गया। उसके साथ जो तस्वीरें सरकार ने 3 तस्वीरें सर्कुलेट की थी उन पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और साथ ही में 2 और आतंकियों की पहचान हुई है। उनके घर बम से उड़ाए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के आतंकवादियों की मदद करने वाला आदिल अहमद ठोकर जो था, आदिल ने पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में चोरी छिपे एंट्री दिलाई थी और जिसके बाद हमले को अंजाम दिया गया था। बिजबेहरा के एक छोटे से गांव गुरी का रहने वाला आदिल अहमद ठोकर अब एक बड़ी साजिश का अहम
किरदार बनकर सामने आया है। खुफिया एजेंसी के मुताबिक आदिल ने पाकिस्तान से एक आतंकी को भारत में घुसने और पहलगाम हमले की साजिश में मदद की थी। आदिल के बारे में बता दें कि 2018 में भारत से लीगल तौर पर जो बॉर्डर है वैध वीजा लेकर के पाकिस्तान गया था ये, और वहां पर इसने तब से लेकर के इसने लंबे समय तक जो आतंकवादी संगठन है वहां पर ट्रेनिंग ली थी, और पाकिस्तान में उसने सीमा पार से चल रहे आतंकी संगठन के जो हैंडलर्स हैं उनसे संपर्क में ये रहता था। पाकिस्तान में रहने के दौरान करीब 8 महीने तक वह सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से गायब रहा, यानी कि उसके बारे में जो भारतीय खुफिया एजेंसीज हैं उन्हें इसके मूवमेंट की जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन इसके घर पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जो इसका घर अभी यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि 2024 में इस निगरानी को और तेज कर दिया गया था, और अक्टूबर 2024 में आदिल ने पुंछ और राजौरी सेक्टर के बीहड़ और दुर्गम इलाकों से चोरी छिपे भारत में घुसपैठ इसने की थी। अब सूत्रों के अनुसार वह 3-4 लोगों के ग्रुप के साथ एलओसी पार करके आया था, और भारत में घुसने के बाद आदिल की गतिविधियां किश्तवाड़ में ट्रैक की गई। माना जा रहा है कि किश्तवाड़ या त्राल की पहाड़ियों में रास्ते में अनंतनाग ये पहुंचा, और जहां से उसने आतंकियों के साथ दोबारा संपर्क साधा और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में लगा हुआ था। अब कई हफ्तों तक आदिल ने उन पाकिस्तानी आतंकियों को अपने साथ पनाह दी थी। ये वो मास्टरमाइंड था। दूसरा एक और है आसिफ शेख। अब अनंतनाग जिले के गरी गांव में रहने वाले आदिल का घर बुलडोजर से ढाया गया। उसे पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। वह लश्कर तैयबा से जुड़ा और 2018 से अवैध रूप से यात्रा उसने की थी। पहले तो वैध रूप से की, बाद में जब सुरक्षा एजेंसी के रडार पर वो आ गया तो उसके बाद वापस भारत में घुसा तो अवैध रूप से छुपकर घुसा पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ, और लंबे समय से लगभग 7-8 महीने से ये साइलेंट बना हुआ था किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, जो अब सामने आया है। इसके साथ ही दूसरा आतंकी है, उसका नाम है आसिफ शेख। इसका घर भी बम से उड़ा दिया गया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें वो हमास स्टाइल में हुआ है, और बल्कि ये घटना होने से भी पहले मैं 2-3 बार आपको 2 बार तो कम से कम जानकारी दे चुकी हूँ कि भारत के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान में जैसे कि पीओके में और इधर राजस्थान की तरफ, और खुफिया एजेंसियों ने बताया है कि हमास की एंट्री हो चुकी है। पीओके में जो हमास की एंट्री हुई है उसके बारे में आपको मैंने कई महीने पहले से बताया था। अब इस पर पुष्टि हो गई है और जानकारी ये मिली है कि लगभग 6 महीने से हमास की एक्टिविटीज भारत के सीमावर्ती इलाकों में बढ़ गई है। पीओके में तो सामने से जो लश्कर तैयबा के जो कमांडर है इनके साथ हमास के जो कमांडर है इन्होंने मिलकर के मीटिंग की, और उसकी फोटो भी इन्होंने सोशल मीडिया पर इन दोनों ने सर्कुलेट करवाई, जारी करवाई। उसके साथ ही जो राजस्थान की जो बॉर्डर है उसमें पाकिस्तान के अंदर लगभग वहां पर जो लश्कर का जो ठिकाना बना हुआ है वहां पर भी जो हमास के आतंकी हैं वो जुटे हुए हैं, और हमास के आतंकी और लश्कर के आतंकियों के बीच में समझौता हुआ है। वो वहां से ये यहाँ से असला और पैसा वैसा देंगे इनको, और वो वहां से मतलब लोग लाएंगे, आतंकवादी लाएंगे, और मिल करके ये हिंदुओं को मौत के घाट उतारेंगे। अब ये सारा का सारा खेल सामने आ गया है। अब इस पर जो डिटेल में जानकारी मिली है दैनिक भास्कर में छपी खबर के अनुसार कि फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के 3 शीर्ष कमांडर जिनके नाम है डॉक्टर खालिद कद्दूमी, डॉक्टर नाजी जहीर और मुफ्ती आजम पिछले 6 माह से लगातार ये पाक के कैंपों में रह रहे हैं, 6 महीने से, और ये तीनों पाक से ऑपरेट हो रहे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर मुस्तफा जैसे आतंकी संगठनों के निरंतर संपर्क में बने हुए हैं। कद्दूमी और जहीर और आजम ने 6 फरवरी को पीओके के रावलकोट में हुई भारत विरोधी रैली में शामिल हुए थे, और वहां इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। कश्मीर सॉलिडेरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम से हुए इस आयोजन में मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का भाई अल्फा सैफ, जैश कमांडर असगर खान और
मसूद इलियास भी मौजूद थे। खद्दूमी ने जमीयत प्रमुख मौलाना फजल उर रहमान के साथ मंच साझा किया और इसने भाषण भी दिया। वो रैली के करीब 15 दिन बाद तक पीओके में ही रह रहा था और यहाँ रहते हुए उसने लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह से कई बार मुलाकात भी की और सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि इसी दौरान पहलगाम हमले की रूपरेखा इन्होंने बैठकर तैयार की और हमास ने जिस प्रकार से इजराइल में लोगों को पिकनिक मना रहे लोगों को मारा था, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने यहाँ पर लोगों को मारा। लेकिन दुखद खबर ये है कि मोरारजी बापू लोगों को भर भर के सरकारी योजना के तहत कश्मीर में ले गए, गुजरातियों के काफिले पर काफिले ले गए और वहां इन लोगों की वहां पर हत्या हो गई। तो ऐसे लोगों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। तो ये पूरी खबर थी कि वो चारा डालते हैं और आप उनके चारे में फंस जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर कोई भी कुछ भी कहे, आपको उन इलाकों पर नहीं जाना चाहिए। आप सोचिए, आपके शहर में जो मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर हिंदू नहीं जाते, आप भी वहां पर नहीं जाते, तो फिर आप कश्मीर में क्यों जा रहे हैं? जब आप अपने शहर के मुस्लिम बहुल इलाके में नहीं जा सकते, आपको इतना वहां पर आपकी जान को खतरा है या आप वहां पर असहज महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो आप सरकार के कहने पर भी या ये मोरारजी बापू जैसे कथा जिहादियों के कहने पर भी आप कश्मीर में क्यों जा रहे हैं? वो तो पूरा का पूरा इलाका ही दूर दूर तक वहां पर आपको गलती से कोई हिंदू दिख जाए। तो ऐसी स्थिति में ये मूर्खता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पहाड़ों में घूमने का शौक है तो आप जम्मू में चले जाइए, जम्मू में भी काफी अच्छे इलाके हैं, वहां पर भी आपको सही नहीं लगता तो आप इधर उत्तराखंड में चले जाइए, आप हिमाचल में चले जाइए। लेकिन ये पता नहीं क्या ये रिवाज चल पड़ा है कि कश्मीर जाएंगे घूमने, तो आप लोगों को वहां पर नहीं जाना है। अगर जिंदा रहना है, बर्बाद नहीं होना है, तो वहां मत जाइए। अब इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अगली खबर पर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है उसकी बैठक हुई है और ये अब सक्रिय है। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ये एक कमेटी होती है और अभी फिलहाल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में जो नाराजगी है उसे भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े पैमाने पर फैसले किए हैं। उसमें ये जो सिक्योरिटी है कमेटी है ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। सीमा पर तनाव हो या फिर आतंकी हमला हो, जैसे सभी निर्णय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि सीसीएस कहा जाता है इसको, ये ही लेती है। तो सीसीएस ने बड़े बड़े फैसले कब कब लिए हैं उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको। कमेटी में कौन कौन है इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और कब ये एक्टिव होती है ये सब हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी क्या है? दरअसल सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं और कमेटी में पीएम के अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री इसमें बैठक में शामिल होते हैं। जरूरत पड़ने पर और अन्य सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। कमेटी का संविधान में कोई जिक्र वैसे नहीं है, लेकिन अहम मुद्दों पर यह कमेटी बड़े निर्णय लेती रही है। अब ये काम कैसे करती है, काम क्या करती है सीसीएस कमेटी? कमेटी तब एक्टिव होती है जब देश पर हमला हो या बॉर्डर पर तनाव बढ़ जाए, जब रक्षा व्यय के बारे में डिस्कस करना हो, आंतरिक सुरक्षा और विदेशी मामलों से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर यह कमेटी फैसले लेती है। इसके अलावा नीतियां बनाना, सेना से जुड़े मुद्दों पर यह कमेटी फैसले लेती है। देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों में तालमेल बनाए रखने का जो जिम्मा है वो भी सीसीएस पर ही होता है। अब किन बड़ी बड़ी घटनाओं पर सीसीएस ने बड़े बड़े फैसले लिए हैं अभी तक, तो आपको बताते थे कि सीसीएस ने इससे पहले 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक का फैसला लिया था। 2016 में उरी अटैक के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले का फैसला इस कमेटी ने लिया था। कारगिल युद्ध, कंधार अपहरण जैसी घटनाओं से जुड़े फैसले भी लिए गए थे। 1991
1971 के युद्ध में पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया था, तब इंदिरा गांधी ने सीसीएस की बैठक बुलाई थी। तो सीसीएस का जो इतिहास है काफी पुराना है और बड़े-बड़े जो फैसले हुए हैं, बड़े-बड़े जो कार्य किए गए सुरक्षा से संबंधित, उन पर सीसीएस एक्टिव होती है। तो इस बार फिर से सीसीएस जो कमेटी है वो एक्टिव है और लगातार इनकी मीटिंग्स और बैठकें चल रही हैं। 27 अप्रैल तक तो शायद कुछ होगा नहीं, भारत की तरफ से नहीं होगा। पाकिस्तान क्या करेगा उसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को पाकिस्तानियों को अल्टीमेटम दिया है भारत को छोड़ने को, और उधर से भारत के जो नागरिक वहां पर है वो वापस आ रहे हैं। 27 के बाद क्या होगा, ये कमेटी क्या फैसला लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने रैली में साफ कर दिया है कि बदला जरूर लेंगे। तो क्या होगा 27 के बाद, उसके बाद हम आप सब देख पाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हमारी अंतिम खबर की तरफ। अब पाक को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प हैं। दरअसल भारत के पास कई विकल्प हैं। सिंधु जल संधि की हम बात नहीं कर रही हैं, डायरेक्टली जो एक्शन करना है पाकिस्तान पर। दरअसल सऊदी अरब, यूएई और चीन जैसे देशों से समर्थन के बाद अब भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ने को ठोस सैन्य कदम उठाने की स्थिति में बढ़ रहा है। भारत ने पहले तो दुनिया भर के कंट्रीज से समर्थन लिया है, हालांकि उन्होंने खुद भी समर्थन दिया, लेकिन भारत ने उनसे समर्थन लिया है ताकि भारत सीमा पार के आतंकवाद पर ठोस तरीके से कार्रवाई कर सके। अब जो पहलगाम हमले के बाद जो कदम उठाए जा सकते हैं, उससे एक्सपर्ट की राय है, क्या क्या राय है उनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। तो नफा और नुकसान क्या होगा भारत को और उसमें क्या क्या जोखिम मतलब जो रहेंगे उनके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला विकल्प है कि लश्कर के सीमा पार ठिकानों पर धावा बोल दे। नियंत्रण रेखा के पार लश्कर के टेरर लॉन्च पैड पर जाबाज कमांडो की कार्रवाई हो, और 9 साल पहले उरी के आतंकी हमले के जवाब में ऐसी कार्रवाई कामयाबी से की गई थी। फायदा इसका ये होगा कि सैन्य तनाव को कम किया जा सकेगा और साथ ही देश में जो गुस्सा है वो भी शांत होगा। जोखिम इसमें यह है कि पाक सेना हाई अलर्ट पर है और एयर डिफेंस सिस्टम उनका तैनात है और काउंटर एक्शन भी वो करेंगे, यानी कि जंग के आसार फिर हो जाएंगे। दूसरा विकल्प है कि सटीर एयर स्ट्राइक से नुकसान कम होगा तो एयर स्ट्राइक की जा सके। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट में जैश आतंकी ठिकानों पर किए जवाबी हमलों की तरह ही लश्कर के कैंपों को भी निशाना बना सकते हैं। फायदा क्या होगा, सटीक एयर स्ट्राइक से आसपास नुकसान का खतरा कम होगा और कार्रवाई बड़ी जंग में नहीं बदलेगी। जोखिम इसमें यह है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स और एयर डिफेंस हाई अलर्ट पर है, चकमा देना उन्हें बहुत मुश्किल होगा और रेड लाइन क्रॉस हुई तो जंग का खतरा हो जाएगा। तीसरा विकल्प है ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें आतंकवादी ठिकानों पर छोड़ी जाएं। अब क्रूज मिसाइल से हाई वैल्यू टारगेट को निशाने पर ले सकते हैं। पीओके में ऐसे कई ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई करना संभव है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइल ऐसे हमलों में कारगर है, लेकिन इसका फायदा होगा कि मिसाइल दागने से सेना को नुकसान से बचा सकेंगे पाकिस्तानी सेना, भारत की सेना को, साथ ही करारा जवाब भी दिया जा सकेगा। जोखिम यह है कि मिसाइल से सेना के प्रतिष्ठान को जद में लिया तो सीधे जंग छिड़ने की आशंका है, यानी कि अगर हम मिसाइल दागेंगे और वहां एक आध पाकिस्तानी सेना का कुछ ठिकाना कुछ वो उड़ गया तो वहां से जंग हो जाएगी। विकल्प 4 है ड्रोन अटैक से जनहानि की आशंका कम है, तो ड्रोन अटैक कर सकते हैं, ड्रोन से आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में यही प्रयोग किया जा रहा है। भारत भी पड़ोसी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इस तरह के हमलों को अंजाम दे सकता है। फायदा इसमें यह है कि जनहानि की आशंका नहीं होगी, आतंकियों के ठिकानों पर सटीक वार होगा। जोखिम है कि इसी तरह का काउंटर अटैक उधर से भी हो सकता है। पांचवा इसमें विकल्प है कि नियंत्रण रेखा पर आर्टिलरी फायरिंग की जाए, पूरी नियंत्रण रेखा पर फायरिंग खोली जाए और पाक ने जो छोटे छोटे हथियारों से फायरिंग की है उसका जवाब सेना वैसे भी दे ही रही है। इसका फायदा यह है कि सैन्य तनाव को सीमित किया जा सकेगा। नुकसान यह है कि ऐसी घटनाएं एलओसी को हॉट बनाएंगे, यानी कि फिर लगातार जो सीज फायर वायलेशन है वो होता रहेगा। तो ये कुछ सैन्य अफसर्स हैं, उन्होंने अपनी तरफ से ये कुछ सुझाव दिए हैं जिनको किया जा सकता है, उनके क्या नफे नुकसान है ये बताया है। लेकिन देखना ये होगा कि भारत सरकार इसमें क्या करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बलोचिस्तान
इस स्थिति का फायदा उठा ले और वहां से अपनी आजादी की जंग छेड़ दे और इधर भारत पाकिस्तान को अपने साथ इंगेज रखे। तो क्या होने वाला है वो 27 तारीख के बाद हमें कुछ तस्वीर साफ नजर आती दिखेगी। तो आज की इस विस्तृत रिपोर्ट में इतना ही। आप अपना और अपने परिजनों का सबका ध्यान रखिए और किसी के बहकावे में आकर के झंडा हाथ में लेकर के आप अमन और शांति और सद्भावना के कार्य करने मत निकलिए। आप अपने इलाके के मुस्लिम बहुल एरिया में जा नहीं सकते हैं तो कश्मीर में कैसे आप लोग पहुंच गए, ना ही जाएं तो बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।